हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल भाई? चलो जी, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 37 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। अब लास्ट सेशन में अगर आपको ध्यान हो, दिसंबर 17 का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। दिसंबर 17 के पहले 70 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 30 क्वेश्चन जो आज हमें बैलेंस करने हैं वो जीएसटी के आज हमें करने हैं। और आप सब जानते हो दिसंबर 17 हमारे सीएस के अंदर पहला अटेम्प्ट था, जिस अटेम्प्ट से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। 1 जुलाई को हमारा जीएसटी आया था और दिसंबर 17 से हमारे एग्जाम में जीएसटी था। तो दिसंबर 17 में जीएसटी के कौन कौन से क्वेश्चन बने थे वो सारे आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो आज का सेशन वैसे हमारा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली सेशन जो होते हैं वो हमारे 1 घंटे तक चले जाते हैं। बट आज का सेशन मुझे उम्मीद है कि 25 से लेकर 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और आप सब जानते हो जीएसटी जिनके एग्जाम न्यू सिलेबस में है उनके एग्जाम में 45 नंबर का जीएसटी है। जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस के उनके एग्जाम में 30 नंबर का जीएसटी है। और मैं हर बार आपको क्लास में कहता हूं कि जीएसटी में अगर आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स में कंफर्म है कि आपके 70-80 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो अगर आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ा हुआ है, इट मींस आपने क्लास सही ढंग से ली है और आपने वो 18 घंटे वाली रिवीजन क्लास भी अगर सही तरह से देखी है ना, मुझे पूरी गारंटी है कि आप 30 या 40 में से ना कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो रिवीजन क्लास के बाद ही सही कर पाओगे। बट हाँ, वो बात अलग है कि पहले आपने पूरा जीएसटी कंप्लीट पढ़ा हो, आपके लॉजिक्स पहले क्लियर हो, फिर अगर आपने रिवीजन क्लास देखी है तो आप चेक करना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करें। अच्छा, एक सेशन स्टार्ट करने से पहले ना, जो आपके लास्ट सेशन में डाउट्स थे वो डाउट्स के रिप्लाई आप एक बार चेक कर लेना। मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिए थे ऑलमोस्ट सबके। बट 2 डाउट्स ऐसे थे, इवन 2 डाउट्स नहीं है, उन 2 क्वेश्चन में हमें करेक्शन करनी है। तो पहले एक बार वो करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने छोटी सी करेक्शन करनी है और एक क्वेश्चन नंबर 33 में एक छोटी सी करेक्शन करनी है। और बिलीव में मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 11 और 33 या और भी क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे फील होता है कि मेरी फैमिली के जितने बच्चे सामने बैठे हैं ना, इट मींस वो घर जाके प्रैक्टिस जरूर करते हैं। मतलब कई नालायक बच्चे तो ऐसे हैं कि सेशन बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, और कई नालायक बच्चों का बस एक ही काम है कि सेशन खत्म होते ही गैलरी में डाउनलोड करके रख लेना। वो पता नहीं किस टाइम देखेंगे, उन्हें खुद ही नहीं पता। तो प्लीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, जब भी ये सेशन चलता है उस टाइम पूरा सेशन बैठा करो। अगर बाद में टाइम ना मिला, कम से कम ये टाइम तो आप यूज करो। और इतने बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि मुझे कम से कम ये लगता है कि आप कम से कम सेशन बहुत ध्यान सुन रहे हो। और जो बच्चे जिनको डाउट्स ही नहीं आते या पता नहीं क्या चक्कर है, बट मैं उनको भी दोबारा बोलूंगा, प्लीज सेशन बहुत ध्यान सुना, क्योंकि एग्जाम में ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और बिलीव में आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही होगा, ठीक है नी। आओ जी एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 33 में क्या करेक्शन करनी है, उसका एक बार आंसर थोड़ा सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे एक बार आ रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका था, मिस्टर लक्ष्मी रिसीव 60,000 बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1019। अब यहां पर मैंने कहा था कि सेक्शन 1019 में ना सारी फैमिली पेंशन एग्जम्प्ट होती है। तो जब हमने एक क्वेश्चन किया था तो हमारा एक वर्ड मिस हो गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 1019 में जो पेंशन मिलती है ना, वो एग्जाम तब होती है अगर पेंशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, या यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इन्होंने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले केस में कुछ भी एग्जाम्शन नहीं मिलती। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि सेक्शन 1019 में अगर स्टेट गवर्नमेंट फैमिली पेंशन दे रही है तो उस केस में एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, इसका आंसर नील आएगा। और आप चेक कर लो, आईसीएसआई ने इसको बोला कि हमारे आंसर में गलती है। इट मींस इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो नील होगा। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। और अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट होता
तो फिर जितने पैसे मिले 60,000 पे वो सारे ही एग्जम्प्ट हो जाते, तो फिर इसका एग्जम्पशन वाला आंसर कितना बन जाता, ऑप्शन नंबर ए तब आंसर बन जाता। ठीक है जी, तो प्लीज ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। इसका आंसर नील आएगा, एग्जम्पशन नील आएगी। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा है और सेक्शन 10(19) में फैमिली पेंशन मिलती है वो एग्जम्पशन के दायरे में तब कवर होती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, इट मींस एग्जम्पशन नहीं मिलेगी तो जो पोर्शन मिलेगा वो सारा टैक्सेबल होगा। तो उसने मुझसे मांगा क्या था, एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन कितनी आएगी, नील। बस ए पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो एक इसमें करेक्शन कर लेना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 मेरे ख्याल से था ये वाला कि अगर आप ऑडिट नहीं कराते, तो मैंने कहा था ऑडिट ना करवाने की पेनल्टी कितनी होती है, 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी होती है। बट लास्ट को इस क्वेश्चन में ना हमने टर्नओवर चेक नहीं की थी। टर्नओवर यहाँ पर 140 लाख होती है, तो 140 लाख की टर्नओवर है तो हमारी पेनल्टी कितनी लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अब मैक्सिमम 1.5 लाख का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये बात कहते हैं जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी ना उसका 0.5% और 1.5 लाख विच एवर इज लेस जो होगी ना वो पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे टर्नओवर कितनी है, 140 लाख है, उसका 0.5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 70,000। तो 70 और 1.5 लाख लेस क्या बनेगा, 70,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, 70,000 इसका आंसर आएगा। तो प्लीज ये करेक्शन कर लेना सर। अगर यहाँ पे टर्नओवर ना दी होती, एक बच्चे का डाउट आया सर अगर टर्नओवर ना दी होती तो फिर आंसर इसका 1.5 लाख आता। अब अगर टर्नओवर यहाँ पे ना बोलते, सिर्फ सिंपल लिखते ऑडिट ना करवाने की पेनल्टी मैक्सिमम कितनी बनेगी, तो आंसर 1.5 लाख आएगा। बट जब उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि टर्नओवर 140 लाख है तो जितनी भी टर्नओवर दी होगी उसका 0.5 निकाल लेना, उसका 0.5 निकाल लेना और 0.5 और 1.5 लाख विच एवर इज लेस जो होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे बताएंगे सर। कोई भी डाउट अगर आपके मन में निकल के आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी इधर देखना ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी। अब ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन में करेक्शन मैंने करवा दी थी। इसका आंसर निकल के आएगा बी और उसका आंसर क्या निकल के आएगा, जो मैंने आपको बोला उसका आंसर कितना आएगा, एग्जाम्पशन आएगी नील। ठीक है चलो जी, अब एक बार आ जाओ फटाफट से। ये लो जी, अब यहां पे और क्वेश्चन नंबर 70 से हमें स्टार्ट करने हैं। यहां से हमारे जीएसटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और आपको मैंने पहले भी कहा था हम पूरा पूरा पेपर करके चलेंगे। हम इट मींस अब हमें इनकम टैक्स नहीं करना, जीएसटी भी साथ में करना है, इनकम टैक्स भी साथ में करना है। ठीक है जी, तो आज हम जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तुरंत मुझे आंसर बोलते रहना, फटाफट से जीएसटी पैकअप करके हम आज का सेशन जो है वो जल्दी ओवर कर देंगे। ठीक है जी, चलो आज हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ओ माई गॉड, चलो जी फटाफट से आओ जी। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी। लो जी, सबसे पहली कंट्री जीएसटी कहां पे इंट्रोड्यूस किया था, फ्रांस में। तो पहला आंसर बनेगा डी। गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया। वो कहना चाह रहे हैं ऑल डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मस्ट हैव मेजोरिटी इन द ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द सेम। सोच के बोलना, जीएसटी काउंसिल अगर मुझे कोई ऑर्डर पास करना चाहती है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, 75%, मतलब कितना चाहिए, 3/4 चाहिए। एक बच्चा कहता है सर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 था और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 था। सर उसने सेंट्रल स्टेट की बात नहीं की, वो कह रहा है टोटल मेजोरिटी कितनी चाहिए, दैट इज 75, 3/4 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो जी, ए सर्विस वुड बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस if the service under a contract is provided continuously or on recurrent basis exceeding that is 3 month। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको मानते हैं, ऐसी सर्विस जो लगातार 3 महीने या उससे ऊपर चलती है। अब देखो उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस लगातार कितने महीने चलेगी, 3 महीने या उससे ऊपर, तो वो क्या कवर हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 74, विच लॉ विल गवर्न द इंटर स्टेट सप्लाई। ओ माई गॉड, इतना मुश्किल क्वेश्चन है भगवान, हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन सा लगता है जी, फटाफट से बोलो। इंटर स्टेट सप्लाई का जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। आईजीएसटी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी लॉ, इसमें से कौन सी आइटम जीएसटी लॉ से बाहर है, देखते ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। याद करो मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्पशन में कवर है। आपको ध्यान आ रहा है चार्जिंग सेक्शन, जहां पर मैंने कहा था ना तो आपका मनी पर जीएसटी है, मनी, सिक्योरिटी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक लीकर और इलेक्ट्रिसिटी, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। तो उसने इनमें से कौन सा गुड्स निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और आप सब जानते हो इलेक्ट्रिसिटी यहां से बाहर क्यों है, आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी से बाहर क्यों है। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का मैटर है। आपको पता है ना, केजरीवाल साहब ने बोला दिल्ली के अंदर बिजली फ्री,
अब भैया दिल्ली के अंदर बिजली फ्री होगी ना, पूरे इंडिया में नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का मैटर है, तो हर स्टेट की गवर्नमेंट को इस पे टैक्स मिलेगा, जीएसटी का कोई लेना देना इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर लेवी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन गुजरात। वो कहना चाह रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है जी। अब आप सब जानते हो अगर बिजनेस गुजरात में कर रहा है, पहली बात तो गुजरात जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर नहीं होता। और याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अब जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए भी है और 40 लाख रुपए भी है। अब अगर सिर्फ गुड्स वाला काम करोगे तो 40 लाख रुपए की लिमिट है, सर्विस वाला काम करोगे तो 20 लाख की लिमिट है, गुड्स एंड सर्विस दोनों वाला काम करोगे तो 20 लाख की लिमिट है। तो अगर अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो इसका आंसर अब चेंज होके आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो गुड्स की बात करेगा तो इसका आंसर 40 लाख बनेगा, अगर वो सर्विस की बात करेगा तो आंसर क्या बनेगा, 20 लाख बनेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रोंग है। अब इसको सही कर सकते हैं, बट हाँ बच्चा कहता है सर अगर मान लो सेम क्वेश्चन बन गया, अगर मान लो सेम क्वेश्चन बन गया और उसने क्लासीफाई नहीं किया वो सप्लाई किसकी कर रहा है, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो ऑलवेज स्पेसिफाई करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं था 40 लाख और 20 लाख वाला। पहले हर केस में लिमिट ऑलमोस्ट 20 लाख थी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले में 10 लाख थी। अब ये क्वेश्चन कब का है, दिसंबर 17 का, उस टाइम 40 लाख की लिमिट थी नहीं। अब 40 लाख की लिमिट तो अभी लेटेस्ट में आई है ना, तो भैया अब जब ये क्वेश्चन बनेगा तो वो जरूर क्लासिफाई करेगा। अगर ये क्वेश्चन गुजरात के अंदर बोलता गुड्स की सप्लाई तो इसका आंसर 40 लाख आता, और अगर ये गुजरात में बोलता सर्विस की सप्लाई फिर इसका आंसर कितना आता, 20 लाख। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला देखो री, अगला क्वेश्चन। अभिजीत सेन इज एंगेज इन द रनिंग ए टेक्सटाइल शोरूम एट गंगटोक सिक्किम in order to avail composite scheme under GST law, his aggregate turnover in the preceding financial year should have exceed। अपने आप बोल देना सर कितनी होनी चाहिए, 75 लाख। याद करो सिक्किम कहां पर कवर है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर है। अब अगर सिक्किम स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर है तो लिमिट कितनी होगी, 75 लाख की। बच्चा कहता है सर आपने यहाँ पे रोंग क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आपके मॉड्यूल में इसका आंसर दिया हुआ है 50 लाख और वो 50 लाख अब आंसर नहीं है। रीजन मीन क्योंकि जब स्टार्टिंग के अंदर जीएसटी आया था ना तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट 50 लाख की थी। बट अगर ये क्वेश्चन आज हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो अब इसका आंसर जो कितना बनेगा वो आंसर आएगा 75 लाख। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। तो नॉर्मल केस में 150 लाख की लिमिट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 50 लाख की लिमिट है, और अगर सिर्फ सर्विस दे रहे हो उस केस में लिमिट कितनी है, 50 लाख की। तो भैया उसने क्वेश्चन नॉर्मल मांगा है, टेक्सटाइल शोरूम है ना, तो टेक्सटाइल तो गुड्स की सप्लाई है। गुड्स वाले केस में नॉर्मल स्टेट की बात करेगा 150 लाख की है, स्पेशल कैटेगरी की बात करेगा 50 लाख की, नहीं सॉरी 75 लाख की है। तो उसने मुझसे मांगा क्या है, सिक्किम के अंदर, तो सिक्किम के अंदर लिमिट कितनी लग जाएगी, 75 लाख। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। आगे आओ। सर इतना आसान पेपर बना था पहली बार। यस, जब पहली बार जीएसटी बना था ना आपका दिसंबर 17 में, बहुत आसान बना था। मतलब ये लगा लो बच्चों के 30 में से ना 30 नंबर आए होंगे जब पहली बार बना होगा। आप खुद चेक कर लो क्वेश्चन कितने गिरे गिरे हैं, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कह रहा हूं 20 से 25 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन में, अगर आप खुद भी करोगे तो। ये तो मैं करवा रहा हूं तो पहले मैं बोल रहा हूं फिर आप सुन रहे हो तब टाइम लग रहा है ना, अगर आप खुद भी करोगे तो मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्या जी। When employer gift goods to his employee, it will not be considered as taxable supply for the purpose of GST if the value of supply to an employee does not exceed 50,000। याद करो आपने क्लास में पढ़ा होगा ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी गिफ्ट देगा तो अगर वैल्यू 50,000 तक है तो सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो सप्लाई बन जाएगा। तो एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई, 50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम एक्टिविटीज लाइबल टू जीएसटी। इसमें किस पर जीएसटी लगेगा, सैलरी पर जीएसटी नहीं है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपी इस पर जीएसटी नहीं है, उसके बाद कोर्ट की सर्विस पर जीएसटी नहीं है, सेल ऑफ ज्वेलरी इस पर जीएसटी लगेगा। आप चेक करो ये तीनों काम जो है ना ये आपके उसमें कवर है शेड्यूल 3। ये तीनों काम ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विस की है, तो जीएसटी की तो बात ही नहीं होगी। बट अगर ज्वेलरी सेल करोगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, यह बात ध्यान दो। उसके बाद देखो री, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉम्पोजिट सप्लाई। इसमें से कौन सी सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है। अपने आप बोल दो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, नेचुरल बंडल जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। एक बार चेक करना, पहला डॉक्टर सर्विस विद मेडिसिन, पैकेज विद फ्रूट्स एंड चॉकलेट ये तो नहीं है, कोचिंग सेंटर विद मंथली एग्जीक्यूशंस ऑफ ट्रैकिंग ये भी नहीं है, सप्लाई ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर लैपटॉप ये भी नहीं है। तो डॉक्टर सर्विस विद मेडिसिन मतलब डॉक्टर की सर्विस साथ में मेडिसिन, ये सप्लाई जो है ये कंपोजिट सप्लाई है।
बच्चा कह रहा है सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई जरूरी थोड़ा होता है कि डॉक्टर की सर्विस के साथ मेडिसिन भी मिले। सर प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली जरूरी नहीं होता, बट इन चारों में से लॉजिकल आंसर देखने से कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए। और आप चेक करना, नॉर्मली आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो ना सर, मेडिसिन साथ में ही मिलती है। मेडिसिन नॉर्मली आप साथ में ही लेके आते हो, तो वो बात अलग है अगर एक आधा डॉक्टर ये काम नहीं कर रहा तो वो कंपोजिट नहीं बनेगा। लोग कहता है नहीं, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो एक साथ देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। आगे चलें। यस सर, आगे देखो जी, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर हु ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम एट द रेट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग सीजीएसटी, और यहां पर एसजीएसटी आएगा। आपने बोलता ना मैन्युफैक्चरर वाले केस में रेट कौन सा लगता है? 1% लगता है। बच्चा कह रहा है यहाँ पे आपने रोंग क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये क्वेश्चन बना था ना उसमें लिखा था सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, जो गलत था। आप सब जानते हो 1% रेट है। 1% रेट कैसे बना? 0.5 सीजीएसटी, 0.5 है एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया? 1% हो गया ना। तो यहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आना चाहिए था, एग्जामिनर ने आईजीएसटी लिख दिया था गलती से। तो यहां पे इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? 1%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हो ना मैन्युफैक्चरर वाले केस में 1% है, ट्रेडर वाले केस में 1% है, रेस्टोरेंट वाले केस में 5% है। तो उसने किसकी बात की है? मैन्युफैक्चरर की बात की है। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग कंपोजिट स्कीम अंडर जीएसटी? इनमें से कौन कौन जीएसटी की स्कीम ऑप्ट कर सकता है कंपोजिट वाली? सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्विस सप्लाई लाइक कंपनी सेक्रेटरी, गुड्स नो टैक्सेबल अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, और रेस्टोरेंट वाले। अब सोच के बोलना, जब नया नया जीएसटी आया था तो उस टाइम सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस पर जीएसटी था ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा डी। बट आप सब जानते हो आज सर्विस वाले केस में भी कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, और सर्विस वाले केस में लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपए की। आपको मैंने क्लास के अंदर करवाया भी था कि भैया आज अगर आप सीएस हो, अगर मैं सीए हूं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, हर सर्विस देने वाला भी कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा ना तो अब इसके ऑप्शन ऐसे नहीं बनेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि पहले क्या था कि सर्विस वाले केस में ओनली रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में कंपोजिट स्कीम एलिजिबल थी। बट आज रेस्टोरेंट के अलावा जितनी भी सर्विस है वहां पर भी आप ये स्कीम ले सकते हो, इसलिए अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, देखो मैंने तभी लिखा है रोंग, बट अगर अब मैं नॉर्मल बात करूं इसमें सही आंसर कौन सा है? दैट इज रेस्टोरेंट वाला। ठीक है जी। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं, आज ये ऊपर वाली सर्विस जो है, ऊपर वाली सर्विस वाले केस में भी कंपोजिट स्कीम मिल सकती है, तो इसको ऑप्शन हमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखो जी। मिस्टर राम सप्लाई गुड्स टू लक्ष्मण, राम ने लक्ष्मण को गुड्स सप्लाई किया। इनवॉइस इज डेटेड 30 जुलाई 19, पेमेंट रिसीव हुई है 30 अक्टूबर 19, द गुड्स वर डिस्पैच 5 अगस्त 19, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? पहले तो बताओ, गुड्स वाले केस में क्या हम पेमेंट चेक करते हैं? नहीं चेक करते। आपको मैंने पहले भी कहा था पेमेंट अब चेक नहीं करते सर। इट मींस पेमेंट तो मैं यहां से काट रहा हूं। अब पेमेंट को अगर मैंने यहां से काट दिया तो भैया पीओटी क्या बनेगा कि जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वो दिन, और जब गुड्स डिस्पैच हुआ वो दिन। तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है? दैट इज 30 जुलाई ना, तो आपका पीओटी आ जाएगा 30 जुलाई। बताओ इस क्वेश्चन में था क्या? सर याद करो, पीओटी आपने किया होगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन गुड्स वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज। आपको मैंने वहां पे कहा था कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। अब अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो मूवमेंट इन्वॉल्व करने वाले केस में इनवॉइस कब कटना चाहिए? रिमूवल से पहले। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा तो डिलीवरी से पहले। और जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वो दिन तो आएगा आएगा। पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं होती गुड्स वाले केस में। सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक नहीं करते एज पर लेटेस्ट लॉ। पुराने लॉ में पेमेंट भी देखते थे, बट नए लॉ में इनमें से अगर आज हमारा क्वेश्चन बनेगा तो अब हमारी पेमेंट किसी काम की नहीं है। तो हमारा पीओटी क्या बनेगा? जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया वो दिन, और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख होगी वो दिन। इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा पीओटी बनेगा। अब सोच के बोलना, इनवॉइस आपने इशू किया 30 जुलाई को और गुड्स डिस्पैच हुआ 5 अगस्त को, तो इन दोनों में से अर्लियर क्या बन रहा है? 30 जुलाई। तो हमारा पीओटी क्या बन जाएगा? 30 जुलाई। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो ऐसा करना, टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 12 जाके एक बार रिवाइज कर लेना। फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में गुड्स का पीओटी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो वर्कर वाला, कि अगर हम कोई सामान देते हैं जो वर्कर को, उस केस में जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो जी, क्वेश्चन ये है, मनी गेव गुड्स फॉर प्रोसेसिंग बाय मुरली। इट मींस मुरली ने
मनी को गुड्स दिया प्रोसेसिंग करने के लिए। वाइल मनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मनी जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और मुरली जो है वो नोट रजिस्टर्ड है। बोथ आर इन चेन्नई, दोनों चेन्नई में है। द प्रोसेसिंग इज लाइबल फॉर जीएसटी एट द रेट 5%, प्रोसेसिंग फीस जो है उस पर जीएसटी लगेगा 5%। गुड्स वर रिसीव आफ्टर प्रोसेसिंग 11 जुलाई 17, गुड्स रिसीव किया 11 जुलाई 17 को। एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर मेड बाय मिस्टर मनी 12 जुलाई 17, मिस्टर मनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास की 12 जुलाई को। द डिलीवरी चलान वाज इशू इन द डिलीवरी चलान वाज इशूड 11 जुलाई 17, जो वर्कर चार्जेस अमाउंट रुपीज 1 लाख विदाउट जीएसटी। व्हेन एंड हाउ मच इज द जीएसटी लाइबिलिटी एंड हु मस्ट बी पे। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, याद करो मैंने क्लास में समझाया था आपको कि अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को सामान देता है या ओनर जो वर्कर को सामान देगा, तो उस केस में मेरा जो वर्कर को सामान देना मेरे हाथ में सप्लाई नहीं बनता। बट जो वर्कर उस गुड्स पर जो भी काम करेगा, तो जो वर्कर वाले काम को क्या मानते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपको ध्यान आता हो तो जो वर्कर जो भी काम करेगा दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो अपने बिल पे जीएसटी चार्ज करेगा। तो इस केस में गवर्नमेंट ने वही तो बोला है कि मुरली ने मनी को सामान दिया प्रोसेसिंग करने के लिए, और मनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मनी ने प्रोसेसिंग करके गुड्स वापस कर दिया। अब अगर मनी ने प्रोसेसिंग करके गुड्स वापस किया तो मनी ने 1 लाख रुपए चार्ज किए मुरली से, तो क्या मनी अपने बिल में जीएसटी लगाएगा? नहीं लगाएगा। यस लगाएगा। और कितने परसेंट? 5%। तो सोच के बोलना, इस केस में मनी क्या करेगा? मुरली से जीएसटी रिकवर करके गवर्नमेंट को देके आएगा। एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कहता है सर मुरली से जीएसटी क्यों रिकवर करेगा? मुरली तो अनरजिस्टर्ड है। एक बात मुझे सोच के बताना नालायक को, मुरली अनरजिस्टर्ड है इसका मतलब क्या है? कि मुरली क्या जीएसटी दे ही नहीं सकता, या मुरली जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता? मुरली जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। बट यहां पे क्वेश्चन जो है ना, वो जो वर्कर के लिए पूछ रहे हैं कि जो वर्कर ने जो प्रोसेसिंग चार्जेस लिए, क्या जो वर्कर उस पर जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं करेगा। यस करेगा। जो वर्कर जो भी काम कर रहा है, 7(1) में सप्लाई है, उसके बाद शेड्यूल 2 में सर्विस की सप्लाई है, तो जीएसटी लगेगा लगेगा। तो इस केस में मनी यहां पे 1 लाख का 5%, जो 5,000 है वो जीएसटी पे कर देगा। और कब पे करेगा? 11 जुलाई। देखो यहां पे डेट दी हुई है ना, 11 जुलाई, तो 11 जुलाई ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? और इस क्वेश्चन ने पहला सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मुश्किल बना था दिसंबर 17 में, जो बच्चों को मुश्किल लगा था वो ये वाला क्वेश्चन था। क्योंकि जो मुझे भी तो क्या था, बच्चों ने बाहर आके कहा था सर 30 में से ना 28 क्वेश्चन तो पक्का सही है, 2 क्वेश्चन में डाउट है। एक तो ये वाला क्वेश्चन ही था, और एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर उस बच्चे ने डायग्राम बना के किया हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। और एक क्वेश्चन हम क्लास में कई बार कर चुके हैं, जो वर्कर वाला केस। अब हुआ क्या, पहला अटेम्प्ट था, बच्चे ने ध्यान से पढ़ा तब गलती करके आ गया। अगर आज ये वाला क्वेश्चन बन जाए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं ना। आज जीएसटी के क्वेश्चन आज भी आसान बनते हैं, बट इतने आसान नहीं बनते जो दिसंबर 17 के अंदर ये वाले क्वेश्चन आए थे। अब अगर ये क्वेश्चन मैं आज आपको दे दूंगा, आप 15 मिनट में जीएसटी कंप्लीट कर दोगे। 15 मिनट में। आपको देखने से लग रहा होगा सर क्वेश्चन मुश्किल है, पता क्यों? क्योंकि आपने मेरे कराने से पहले आपने किए ही नहीं थे। बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। बच्चा कह रहा है सर जो ये लॉकडाउन 4 हुआ है ना, ये हमने ही करवाया है सर, और ये सारे जितने भी गाइडलाइंस आनी है, रूल्स आनी है लॉकडाउन 4 की, ये सब हमने ही निकालने हैं। तो दिन के अंदर बहुत बिजी रहते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होती है, सीएम से मीटिंग होती है, हमारी सबसे मीटिंग होती है सर। तो हम ये कहां देख पाएंगे 23 क्वेश्चन है? तो आप हमें करवा देते हो तो आधा पौना घंटा के बैठ जाते हैं, और जैसे सेशन खत्म होगा हम अपना मोबाइल भी बंद करते हैं, फिर हम कैंडी क्रश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। क्यों? हमने 40 मिनट क्लास देखी, आपकी 40 मिनट। अब 40 मिनट कोई पढ़ना कम है क्या सर? बताओ आप कैसी कैसी बात कर रहे हो। नालायको, पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं अब हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। पहले हम 70 करते थे, और अगर इन क्वेश्चन की आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना सर, बिलीव मी, सारी मेहनत, मतलब कम से कम 1 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे डेली शाम को आते हुए, मेरा सिंगल मिनट वेस्ट करवा दोगे अगर आपने एक बार इसको दोबारा से रिवाइज नहीं किया। और सर बिलीव मी, मुझे नहीं पता आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। रीजन बीइंग, मैं आपको बार बार बस डेली एक बात बोलता हूं, इसको कभी 40 मिनट का सेशन मत समझना सर। आने से पहले कम से कम 1.5 घंटा लगता है सारे क्वेश्चन करने में, क्योंकि सारे रिवाइज करने होते हैं। अब अगर आप मेरे आने से पहले करके नहीं आओगे और यहां पे आगे बोल दोगे कि भैया समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो सर बताओ मैं क्या करूंगा?
तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वंदना कर रहा हूं कि कम से कम जब सेशन खत्म होने के बाद ना 15 से 20 मिनट चाहे वो स्पीड फास्ट करके सुन लो, कम से कम दोबारा सुन लिया करो या अगले दिन सुन लिया करो, क्योंकि कल तो प्रोफेशनल का सेशन है ना, कल तो आपका है नहीं, कम से कम कल ही इसकी रिवीजन कर लो। पता नहीं बच्चा कहां बिजी है, बच्चे के इतने सारे काम, बच्चे को इस उम्र में इतने सारे काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे काम कौन से हैं, पढ़ने के अलावा कौन सा काम आपके पास है। बच्चा कह रहा है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के काम करने, 2-3 घंटे उसमें लगा दो, 4 घंटे लगा दो, बट कम से कम रात को 1-2 घंटे निकाल के सुन लो सेशन। सर आप गुस्से ना हो करो, आप गुस्सा होते हो ना फिर हम डर जाते हैं। गुस्से नहीं हो रहा, समझा रहा हूं आपको, आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। मुझे पता है कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, रीजनिंग समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरे आने से पहले पढ़ा नहीं है। और फिर भी आप मेरे छोटे भाई बहनों, इसलिए आपके कहने पर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सर, इसमें उसने बोला 2 लोग हैं, एक तो मुरली है और एक मनी है। मनी जो वर्कर है, मुरली कौन है, ओनर है उस सामान का। अब ओनर ने जो वर्कर को सामान दिया, ओनर के हाथ में सप्लाई नहीं है, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन में दिया होगा, आप सब जानते हो। अब जो वर्कर उसके सामान पे जो भी काम करेगा, जो वर्कर के हाथ में 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। जो वर्कर मुरली से पैसे चार्ज करेगा, उसने पैसे चार्ज किए 1 लाख रुपए, और मुरली के काम कर 5% जीएसटी है, तो 1 लाख का 5 कितना होगा, 5,000। तो इस केस में जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला कौन है, सॉरी मनी के काम पर, मनी जो वर्कर है ना, तो मनी के काम पर 5% जीएसटी है। अब मुरली जो है वो तो अनरजिस्टर्ड है और मनी जो है वो रजिस्टर्ड है। अब यहां पे जीएसटी चार्ज कौन करेगा, मनी करेगा ना, क्योंकि मनी जो वर्कर है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है इस केस में गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला कौन होगा, मनी होगा। कितना जीएसटी पे करेगा, 1 लाख का 5%, 5,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बाकी एक बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो जी, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू शोन इन बिल वॉज नॉट बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। बताओ इसमें से वैल्यू में क्या ऐड नहीं होगा। पैकिंग चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट आएगा, इंस्टॉलेशन आएगी, डिस्काउंट नहीं आएगा ना, याद करो सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन वाला, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, हम कभी वैल्यू में ऐड नहीं करते, उसने वही मांगा है, क्या वैल्यू में ऐड नहीं करना, डिस्काउंट। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ठीक है, इसमें से किस पर आईटीसी आपको मिल जाएगा, मेंबरशिप फीस पर नहीं मिलता, होम ट्रेवल कंसेशन एलटीसी पर नहीं मिलता, गुड्स गिवन एज फ्री गिफ्ट नहीं मिलता, कैटरर यूजिंग द सर्विस ऑफ अनदर कैटरर। याद करो कैटरिंग वाला अगर कैटरिंग की ही सर्विस लेगा, क्लास के अंदर मैंने कहा था इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम होंगी तो आईटीसी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो जाके सेक्शन 17(5) पढ़ लेना, आईटीसी ब्लॉकेज वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो, हाँ, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, कितने साल तक, 6 साल, मतलब 72 मंथ। देखो ये रहा 72 मंथ, याद आ रहा है कि 72 मंथ तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और अपील वाले केस में 1 साल ज्यादा मेंटेन करने होते हैं, तो वही नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में 72 मंथ। उसके बाद देखो जी, डेबिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स व्हेन। हाँ, डेबिट नोट कब इशू करते हैं, अगर वैल्यू कम है उसको वैल्यू को बढ़ाना है। दोबारा बोलो, डेबिट नोट कब इशू करते हैं, अगर वैल्यू कम है उस वैल्यू को बढ़ाना है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी, टैक्स चार्ज इज लेस देन द टैक्स पेबल, मतलब हमने टैक्स कम चार्ज किया, एक्चुअल टैक्स पेबल ज्यादा है, तो हमें टैक्स ज्यादा लगाना है, उस केस में डेबिट नोट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, मदन इज लोकेटेड इन चेन्नई, ही हैज ब्रांच ऑफिस इन कोची, ही वॉन्ट्स ट्रांसफर गुड्स, हिज टर्नओवर वाज ऑलवेज बिलो 10 लाख, हिज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, दैट इज कंपलसरी। आपको मैंने पहले भी कहा था इंटर स्टेट अगर सप्लाई करोगे तो उस केस में करवाना मैंडेटरी है, सेक्शन 24 में कवर है। ठीक है जी, तो अच्छा, बट अगर सर्विस वाला केस होगा, आप सब जानते हो, अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं सर्विस की तो फिर लिमिट है 10 लाख और 20 लाख रुपए की, बट गुड्स वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं इस क्वेश्चन में कि गुड्स की बात कर रहे हैं, बट अगर क्वेश्चन सर्विस का होता तो उस केस में ध्यान रखना वॉलंटरी बन जाता, मैं गुड्स का मान रहा हूं इसलिए यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, कंपलसरी। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो लिखा है ना स्टॉक ट्रांसफर, लिखा हुआ है स्टॉक ट्रांसफर, हाँ देखो लिखा तो है गुड्स, तो गुड्स लिखा हुआ है, तो गुड्स वाले केस में तो भैया 24 के अंदर मैंडेटरी है, इंटर स्टेट अगर स्टॉक ट्रांसफर करोगे तो मैंडेटरी बन जाएगा। उसके बाद देखो री, ए टैक्सेबल पर्सन whose registration has been cancelled or surrender must file the final return of GST within। याद करो जीएसटी की फाइनल रिटर्न, याद आ रही है फाइनल रिटर्न हमारी कौन सी होती है, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 10।
और कब तक फाइल करते हैं? विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जी 3 मंथ आफ्टर डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपने रिटर्न के चैप्टर में की होंगी अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और कई बच्चों के मुझे सामने, चाहे कैमरा मेरे सामने है बट फिर भी मुझे आपके हालात पता लग रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं भाई कसम से अब हमें जीएसटी ना रिवाइज करना पड़ेगा, हमें लग रहा था हमारा जीएसटी हमें समझ में आ गया, अच्छे से आता है हमें। यही बड़े बड़े बच्चे टैक्स में गलती करते हैं। उनको लगता है हमें सब कुछ अच्छे से आता है, हम रिवीजन नहीं करेंगे, उनका फिर यह हालात होते हैं। और ये सबसे गिरा हुआ पेपर है, सबसे गिरा हुआ, और ये पहला अटेम्प्ट वाला है। जब आगे आगे अटेम्प्ट बढ़ेंगे ना, आपको दिखाऊंगा पेपर कितने जबरदस्त हो जाएंगे। और अगर ये मुश्किल लग रहे हैं तो भाई साहब फिर हाथ जुड़वा लो और प्लीज जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट कर दो, चाहे वो 18 घंटे वाली रिवीजन क्लास ही देख लो। और अगर वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास आपने पूरी नहीं देखी, बीच बीच में रुक रुक के देखी है, स्पीड फास्ट करके देखी है, तो बहुत गलत किया आपने। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, बिना जीएसटी की रिवीजन के अगले आने वाले जीएसटी के क्वेश्चन करोगे आप डिमोरलाइज हो जाओगे। पेपर बिल्कुल आसान है, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ा हुआ है ना, बिलीव मी इस पेपर में कुछ भी देखने वाला नहीं। आप खुद चेक कर लो क्वेश्चन कितने आसान है, बट इसने जीएसटी बहुत पहले पढ़ा था उसके लिए मुश्किल बन जाएगा। ठीक है जी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है। हम डेली शाम को आते हैं, डेली हम क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, हु मस्ट प्लेटफॉर्म द फंक्शन ऑफ टीसीएस अंडर जीएसटी। आपने बोल दो रही टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? सेक्शन नंबर 9(5) आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईसीओ। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन ए पर्सन लायबल टू पे जीएसटी क्लेम एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ही शेल पेमेंट इंटरेस्ट नॉट एक्सीडिंग दैट इज 24%। आप याद करो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने आईटीसी में कोई डिफॉल्ट किया, अगर आपने कोई आईटीसी में डिफॉल्ट किया, उस केस में इंटरेस्ट कितना लगेगा? 24% मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 24%। उसके बाद देखो री, when a special audit is directed under GST with the prior approval of commissioner, the audit report signed and certified must be submitted within 90 days। याद आ रहा है ऑडिट वाला चैप्टर आपको मैंने कहा था 90 डेज में आपको जमा करवाने पड़ते हैं, कंप्लीट करना पड़ता है, और एक्सटेंशन मिलती है 90 डेज की ओर। तो नॉर्मल कितने दिन मिलते हैं? 90 दिन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द 90 डेज। उसके बाद जी, अगर चोरी आपकी 500 लाख से ऊपर है, याद करो इंप्रिजनमेंट वाला, इंस्पेक्शन वाला चैप्टर, आपको मैंने वहां पे एक डायग्राम बनवाया था कि अगर चोरी 500 लाख से ऊपर है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है प्लस में फाइन। देखो जी, चोरी 500 लाख से ऊपर आपने की है तो उस केस में इंप्रिजनमेंट 5 ईयर और साथ में क्या लगेगा? फाइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 94। इतने गिरे गिरे क्वेश्चन हैं, ओ माय गॉड। अगला क्वेश्चन जी, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस डज इंक्लूड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप चेक करना। आईसीएस ने भी माना इसका आंसर हमसे गलत दिया हुआ है। इसमें उसने बोला है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस में कौन सी सर्विस आती है? ये भी आती है, ऑनलाइन गेमिंग भी आती है, क्लाउड सर्विस भी आती है, इंटरनेट की सर्विस भी आती है, ये वाली सर्विस नहीं आती। तो इसने क्वेश्चन में ना ये पूछना चाहिए था, यहां पे इंक्लूड की जगह आना चाहिए डज नॉट इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाता, बट इसने इंक्लूड पूछा है, तो ये तीनों सर्विस उसमें आती हैं। अब अगर आप इन तीनों में से कोई भी आंसर उस टाइम करके आए थे ना, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा, अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहां पे डज इंक्लूड की जगह डज नॉट इंक्लूड आएगा। ठीक है जी, और डज नॉट इंक्लूड में आंसर क्या बनेगा? फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये जो है ये ओआईडीआर की सर्विस में नहीं आता। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का। एक चैप्टर आपका है ना प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसका क्वेश्चन है। देखो जी क्या है, रिफ्रेशमेंट वर सप्लाइड ऑन बोर्ड इन द एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, इट हैड ए शॉप एट हैदराबाद, द रिफ्रेशमेंट वर टेकन ऑन बोर्ड एट हैदराबाद, द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? हैदराबाद। याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस की सर्विस मिल रही है तो जहां पे वो सामान चढ़ेगा, जहां पे वो सामान चढ़ेगा उस केस में पीओएस क्या बन जाएगा? जहां से वो सामान चढ़ेगा। तो यहां पे देखो, आपकी एयरक्राफ्ट की है सर्विस चेन्नई टू दिल्ली, बट हैदराबाद से वो सामान चढ़ा, तो भैया जहां से वो सामान चढ़ा वो उसका पीओएस बन जाएगा। तो सामान चढ़ा कहां से है? यहां पे देखो हैदराबाद, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? हैदराबाद। और प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर आपको ध्यान रहा हो, गुड्स वाले केस के अंदर मैंने आपको बताया था, और सर्विस वाले केस के अंदर जहां से वो सामान चढ़ेगा ना, वो आपका पीओएस बनेगा। तो देखो इसी की बात कर रहे हैं।
ठीक है जी। आगे देखो जी, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन पेबल टू द स्टेट अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन एक्ट 17 द बेस ईयर। याद करो कंपनसेशन एक्ट का बेस ईयर क्या था, याद आ रहा है? 1516। 1516 का मतलब क्या है? 31 मार्च 16। तो इसका बेस ईयर क्या बन जाएगा? 31 मार्च 16। अब पता नहीं कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। और जिनको समझ में आ रहा है उनको लग रहा होगा कितना आसान पेपर है, और जिनको नहीं आ रहा, जिन्होंने रिवीजन ही सही ढंग से नहीं की, उनको लग रहा होगा भाई चल क्या रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना मत। ये सारे सेशन मेरे यूट्यूब पर ही रहेंगे, मेरे यूट्यूब पर ही रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मर्जी देख लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनलोड कर करके गैलरी भरते रहो, इसको देखने भी हैं। और इतने व्यूज इसको मिल रहे हैं ना, तो मुझे सब पता लग रहा है कितने देख रहे हैं, बट फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं डिमोटिवेट नहीं होता। रीजन मीन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अगर 10 बच्चे भी देखेंगे तो भी मैं डालूंगा। नहीं तो इतने व्यूज इसके आ रहे हैं ना, 1000, 2000, 700, 800, मुझे सब पता लग रहा है कि कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने बच्चे डाउनलोड करके गैलरियां भर रहे हैं। बट मैं कितनी बार समझाऊं, ये सोचता हूं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा समझ जाएगा, समझ जाएगा, समझ जाएगा। वो नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूं बताओ। बाकी 100 बच्चे भी देखते हैं, 50 भी देखते हैं, उनके लिए मैं डालूंगा ही डालूंगा, चाहे बाकी बच्चे देखने देखें, ये उनके भले की बात है। मेरा काम तो बोलना है, आप चाहे मुझे पागल समझो, चाहे कुछ भी समझो, मुझे आपको समझाना है बस। देख लोगे तो आपका ही भला है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं देखोगे तो नुकसान भी आपका ही है। मेरा काम तो कर्म करना है बस। इधर देखो ध्यान से, तो भैया बेस ईयर क्या बनेगा? 1516, और 1516 मींस 31 मार्च 16। तो इसका आंसर बन जाएगा ये वाला। आगे देखो, इंडिया में जीएसटी किस मॉडल पर बेस है? आप सब जानते हो ड्यूल जीएसटी है। इंडिया में कौन सा जीएसटी है? ड्यूल जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर वो कहना चाह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हुए क्या एक्सक्लूड होगा? याद करो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, बट इतने भी जीएसटी और सेस होते हैं वो नहीं आते ना। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आएगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर भी आएगा, सीजीएसटी ये नहीं आएगा बस। और लास्ट में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डज नॉट इंक्लूड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या नहीं आता जी? द सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लायर ही इंडिया से बाहर का है तो वो एक्सपोर्ट कैसे बनेगा? ठीक है ना। पहली बात तो रिसीवर इंडिया से बाहर का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर की होनी चाहिए। सप्लायर तो इंडिया का होगा ना, क्योंकि अगर सप्लायर इंडिया का होगा तभी तो एक्सपोर्ट बनेगा। अगर सप्लायर ही बाहर का होगा फिर तो वो इंपोर्ट की बात होगी। तो उसने बोला एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या नहीं इंक्लूड होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोरी हमारे अब हो चुके हैं, तो फाइनली हमारे वही 30-32 मिनट लगे हैं। ठीक है जी, 30-32 मिनट भी लगने नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये पेपर हुआ था मुझे अभी तक याद है बच्चों ने 10-10, 15-15 मिनट में ये 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। तो मुझे बाहर आते ही मैसेज किया था, फोन किया था कि सर 15 मिनट में सारे हो गए थे। और ये हैं भी 15 मिनट के, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट से ऊपर नहीं है सर। इट मीन अगर आपने घर जाके खुद भी देखे होंगे ना, मेरी गारंटी है अगर 18 घंटे की रिवीजन क्लास सिर्फ देखी है एक बार करने के बाद, तो 25 क्वेश्चन तो 100% आपके सही होंगे। सिर्फ दिक्कत 5 क्वेश्चन में होगी, और 5 क्वेश्चन अब सही हो जाएंगे। इस वीडियो को दोबारा सुन लेना जो मैंने समझाया है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पागलपंती मत करना कि क्वेश्चन समझ में आया नहीं तो मैं पूछूंगा नहीं। और अगर वही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ गया ना, तो आप मुझे भी गाली दोगे और आप याद करोगे मैंने डाउट क्यों नहीं पूछा था। और डाउट ऐसा भी ना बिना बात के पूछ लो, अभी समझ में नहीं आया, वीडियो खत्म ना दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, फिर नहीं आ रहा, फिर कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। या तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा उसी कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं अगले सेशन से पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप सब जानते हो मैं हर बार डिस्कस करता हूं, कुछ मैं रिप्लाई कर देता हूं कमेंट बॉक्स में। जैसे आज 2 क्वेश्चन में दिक्कत थी, मैंने 2 क्वेश्चन आपको यहां पे बताए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अरे फाइनली अब जाके हमारा दिसंबर 17 का पूरा पेपर खत्म हो गया। तो जून 18 पे आ गए, जून 18, दिसंबर 18, जून 19, दिसंबर 19, बस ये 4 अटेम्प्ट बचे हैं। और देख लो जर्नी हमारी 15 से स्टार्ट हुई थी, तो 15 पूरा साल खत्म, 16 पूरा साल खत्म, 17 पूरा साल खत्म। तो सर मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं डेली बेस पे, और जो बच्चे अपने कर्म नहीं करेंगे देख लो पाप उन्हें लगेगा, फिर माता ने पाप लगाएगी सर। ठीक है जी, आपने इस वीडियो को बाकी लाइक करना है, जरूर लाइक कर दिया करो, जितने बच्चे कम से कम वो तो लाइक किया करो, ना लाइक को। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरी पूरी वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक तक नहीं करते। पता नहीं उनके दिल में थोड़ा आपके मोम मतलब ऐसे क्या पत्थर बन चुके हो गए अंदर से नालायकों। कम से कम कुछ तो लाइक करके जाया करो, दोस्तों को बोला करो कि भाई क्लास देख ले, तेरे भले की बात है।
कम से कम उनको समझा ही दिया करो, क्या पता उनके थोड़ा माइंड में कुछ घुस जाए कि हाँ भाई हमारे भले की बातें चल रही हैं, कोई बेकार की बातें नहीं चल रही। ठीक है जी, चलो मैं तो डेली बोलूंगा जी, चाहे पागल समझो चाहे कुछ समझो, मुझे डेली समझाना है और मैं समझा के रहूंगा। मैं कह रहा हूं डेली एक बच्चा भी समझ जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप मुझे याद करोगे एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में परसों, क्योंकि अब कल प्रोफेशनल वालों का है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे जून 18 का पेपर। प्लीज आने से पहले 30-35 क्वेश्चन ट्राई करके आना, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बिलीव मी, अब डे बाय डे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन का लेवल दिखाऊंगा ना। आपकी आंखें खुल गई ना, फिर आप मुझे बोल देना, जो बच्चे अटेंड नहीं करें ना उन्हें अब पता लगेगा वो क्या मिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू जी। जिंदे रहो, वसदे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। और लॉकडाउन बढ़ चुका है तो पढ़ाई जबरदस्त तरीके से और अच्छे तरीके से करो। बाय बाय, लव यू।